Good morning everyone. So here we are discussing chemistry from Lucent GK's book, and today's our topic of discussion is solution. This is chapter number 8. So let's start. These are my credentials. Now move on to the topic solution. तो सॉल्यूशन को समझने से पहले देखिए हम देखते हैं कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है? एक टाइप का होमोजीनस मिक्सचर है जिसके अंदर दो या दो से अधिक कंपोनेंट पाए जाते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सॉल्ट यानी नमक को पानी में अगर डाल दूं तो उनका जो मिक्सचर बनेगा उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन, राइट। तो आपने देखा होगा उस मिक्सचर में आपको जब नमक का पानी आप देखते हो और एक सिंपल वाटर देखते हो तो आपको डिफरेंस नजर आता है? नहीं नजर आता ना। तो नमक आपका इतने अच्छे से घुल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता इसमें नमक है अनटिल एंड अनलेस यू टेस्ट इट, राइट। तो वो क्या हो गया? एक तरह से होमोजीनस मिक्सचर हो गया। होमोजीनस का मतलब क्या होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी होती है, वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरी तरह से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इमर्ज हो जाता है, अच्छे से सॉल्यूशन बनाता है। तो उसको हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि उसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी क्या है? यूनिफॉर्म है, पूरे मिक्सचर में एक जैसी दिखाई देती है, राइट। तो यहाँ पर एक कंडीशन है सॉल्यूशन के लिए कि ये नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होने चाहिए। जैसे नमक और पानी को आप मिलाते हो या चीनी और पानी को जब मिलाते हो तो वो नॉन रिएक्टिंग होते हैं, राइट, रिएक्शन नहीं करते वो। ये कंडीशन है सॉल्यूशन की। व्हेन सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली टू कंपोनेंट इट इज कॉल्ड ए बाइनरी सॉल्यूशन। जो हम जैसे कि हमने दो उसमें कंपोनेंट मिला दिए तो वो क्या हो गया? बाइनरी। फॉर एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर, KCl प्लस वाटर, यानी कि नमक इन पानी एंड पोटेशियम क्लोराइड इन पानी, राइट। NaCl इन वाटर एंड KCl इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखिए, नमक आपने पानी में डाल दिया, राइट, तो वो क्या हो गया? बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि वहां पर दो कंपोनेंट, एक नमक है और एक पानी है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन इन NaCl इन वाटर ये हमने देख लिया है। अब इन बाइनरी सॉल्यूशन देयर आर टू कंपोनेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो जो ज्यादा होता है ना वो तो कहलाता है सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट, राइट। तो हमने नमक को पानी में डाला है, ना कि पानी को नमक में डाला है, राइट। तो हम क्या करेंगे? एक पानी का ग्लास लेते हैं और हम उसमें नमक एक थोड़ा सा टी स्पून हम उसमें NaCl डालते हैं। तो थोड़ी मात्रा में जो वो है क्या है? सोल्यूट होता है, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। दो कंपोनेंट हो गए बाइनरी सॉल्यूशन के। द कंपोनेंट विच इज इन ए स्मॉलर प्रोपोर्शन और अमाउंट इज सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्यूट। ये भी बताया मैंने। NaCl हम कम मात्रा में, चीनी अगर लेते हैं 1 चम्मच चीनी आप पानी में डालते हो तो सॉल्यूट क्या है? उसमें चीनी है, और पानी क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट हो गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, शुगर एक्ट एज ए सोल्यूट वाइल वाटर इज ए सॉल्वेंट, राइट। ये भी समझ लिया हमने। द बेटर सॉल्वेंट इज वन विच एज ए, अब ये आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि जो सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है वही क्या होता है? बेटर सॉल्वेंट होता है, राइट। जैसे कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, और वो तभी तो क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें हम कुछ भी घोल देते हैं, राइट, पानी के अंदर, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 80.1, दैट मीन इट इज़ हाईएस्ट, राइट। ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इट इज़ ए बेटर सॉल्वेंट। ये आपको याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, हाई, इट शुड बी हाई फॉर सॉल्वेंट, इसलिए उसको वो अच्छा सॉल्वेंट बनाता है और वहाँ पर सभी चीज़ें खुल जाती है, इसलिए वाटर को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाइनरी सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज। अब देखिए अभी तक तो हमने देखा था कि हमने वाटर में क्या बोलते हैं, वाटर ही हमारा क्या था? हमने अभी तक देखा था वाटर हमारा सॉल्वेंट था, राइट। लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, राइट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वाटर तो क्या था? हमने सॉल्वेंट ही देखा था। जैसे चीनी में पानी में चीनी डाल दी या और नमक डाल दिया हमने पानी के अंदर, तो वो क्या है? वाटर क्या था? वहाँ पे सॉल्वेंट था, यानी लिक्विड। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो डिफरेंट टाइप के हैं। सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट आपका सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, राइट। तो हमें यही समझना है इन चीज़ों को देख के कि किस किस टाइप के ये सॉल्वेंट होते हैं, राइट। अब सॉलिड सॉल्यूशन की बात हो रही है। सॉलिड सॉल्यूशन में देखिए गैस क्या होता है? सॉल्यूट होता है, और सॉलिड क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट है, राइट। सोल्यूट क्या हो गया? गैस हो गया। सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉलिड हो गया। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन। अब एग्जाम में देखो ऐसे पूछा जाता है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज ए एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन इन पैलेडियम इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। तो ये आपको याद रहेगा।
दूसरा है सॉल्यूट आपका लिक्विड, और वो सॉल्वेंट क्या है वहां पर, सॉलिड है। यानी मरकरी क्या हो गया, लिक्विड हो गया। मरकरी इन जिंक अमलगम, जिंक अमलगम कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड यहाँ पर सॉल्यूट है और सॉलिड आपका सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये याद रखिए, मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर वो जिंक अमलगम में घुला हुआ है या रखा हो उसके अंदर है तो आप बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड, राइट। अब सॉलिड और सॉलिड, यानी सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड है। वेरियस अलॉयज जैसे कि ब्रास, ये सब सारे क्या है, अलॉयज जो होते हैं, स्टील, ये सब होते हैं, ये क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड। और क्या हो सकता है यहाँ पर, कॉपर इन गोल्ड, गोल्ड के अंदर कॉपर मिला के ज्वेलरी बनती है, तो वो भी एक क्या है, अलॉय है, और वो सॉलिड और सॉलिड का एग्जाम्पल है। वहाँ पर सॉलिड क्या है, कॉपर है, और सॉल्वेंट क्या है, गोल्ड है, राइट। अब आता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में देखिए क्या होता है कि गैस सॉल्यूट हो सकती है, और जब हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं दैट मीन यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड ही होगा तीनों केसेस में, और सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉलिड ही होगा यहाँ पे सॉल्वेंट, राइट। अब देखिए लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो लिक्विड सॉल्वेंट है, और गैस इसके साथ क्या हो सकती है, सॉल्यूट हो सकती है, और एरिएटेड वाटर, फॉर एग्जांपल CO2 कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक का क्या मतलब है, CO2 इन वाटर, राइट। तो ये क्या है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर एक अच्छा एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है आपका, यहाँ पर देखिए गैस लिक्विड में एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पे, ऑक्सीजन इन वाटर, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है गैस एंड लिक्विड का। एंड लिक्विड इन लिक्विड और अल्कोहल इन वाटर, यानी इथेनॉल जो होता है, दारू जो होती है, ठीक है, वो वाटर के अंदर। और सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल है सॉल्यूट, यहाँ पर सॉलिड है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, राइट। ये तो आपको याद ही रखना है, ये कांस्टेंट ही रहेगा लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में हो गया शुगर इन वाटर, ठीक है। और क्या हो सकता है, सॉल्ट इन वाटर भी सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल है। अब आता है गैसेस। गैसेस सॉल्यूशन में गैस तो क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया तीनों केस में, लेकिन गैस में सॉल्यूट आपका सॉल्यूट बदलता है, और सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, एयर मिक्सचर। गैस इन गैस, एयर मिक्सचर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, जो सारी गैसेस होती है, CO2 होती है हमारे एनवायरनमेंट में, CO2 प्लस ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, राइट। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपका गैस इन गैस, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिक्विड गैस, ह्यूमिडिटी इन एयर, लिक्विड क्या हो गया आपका, सोल्यूट हो गया, यानी ह्यूमिडिटी क्या है, एक तरह से वाटर इन एयर, राइट। तो ह्यूमिडिटी इन एयर एग्जाम्पल है किसका, लिक्विड इन गैस। फिर आता है सॉलिड इन गैस, आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन की जो वेपर्स होती हैं वो गैस एयर के अंदर आती है, तो हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूट है यहाँ पर, आयोडीन क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और गैस क्या हो गई आपकी, एयर हो गई, तो आयोडीन वेपर्स इन एयर। इसका एक और एग्जाम्पल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, राइट, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कपूर जो होता है नाइट्रोजन गैस में, राइट। अब आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन that cannot dissolve in any more of the solute at a given temperature is called the saturated solution। इसका मतलब है कि हमने जैसे सपोज हमने किसी सॉल्यूशन वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड करना शुरू किया, ठीक है, हम 1 स्पून डालेंगे घुल गया, 2 स्पून डालेंगे घुल गया, 3 स्पून डालेंगे घुल गया, 4 स्पून डालेंगे, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आपका शुगर जो है वाटर में नहीं घुलेगा और वो नीचे तले पर बैठ जाएगा या उसके पार्टिकल अलग आपको दिखने लगेंगे, तो उसको बोलते हैं। अब ये सैचुरेशन क्या, ये जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। अब इसके बाद इसमें और नहीं घोला जा सकता सोल्यूट को, राइट। तो वो कंडीशन कहलाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन एट ए गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर हमने नोट करना है, उसी टेम्परेचर पे ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मे बी और सोल्यूट उसमें डिजॉल्व हो जाए, राइट। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको समझ आ गया कि एक ऐसी कंडीशन आ जाए सॉल्यूशन के अंदर, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब उसके बाद उसमें और सोल्यूट हम डिजॉल्व नहीं कर सकते, राइट। अब आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इन नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो इजी है, सैचुरेट का मतलब कि दिस इज सैचुरेटेड, ये सैचुरेट हो गया, अब इसमें और हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अनसैचुरेटेड का मतलब है कि वो अनसैचुरेटेड है, अभी उसमें और ऐड करोगे तो और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, यानी
a solution in which more of the solute can be dissolved at a given temperature is known as unsaturated solution. ठीक है, जैसे सपोज 1 चम्मच चीनी डाल दी मैंने और 1 चम्मच ग्लूकोज का डाल दिया वाटर के अंदर बीकर में, और अभी वो क्या है, अनसेचुरेटेड, क्योंकि उसके बाद हम उसमें और डाल सकते हैं और डिजोल्व हो सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ टाइम, राइट. अब आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज वन दैट मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर. अब सुपर सैचुरेटेड का क्या मतलब है, देखो सैचुरेट का क्या मतलब हो गया, आप उसमें और नहीं घोल सकते, लेकिन वो सैचुरेट हो चुका है, स्टिल यू वांट टू ऐड मोर, आप उसमें और ऐड करना चाहते हो, और उसमें आपने जबरदस्ती 1 और चम्मच उसमें सोल्यूट का डाल दिया, तो वो सुपर सैचुरेटेड हो गया, मतलब सैचुरेटेड कंडीशन से भी ज्यादा बाहर हो गया, और उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेशन हो जाना. डाइल्यूट सोल्यूशन, इट इज द कंडीशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन रादर स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ सॉल्वेंट. डाइल्यूट क्या होता है, जैसे हमने सपोज हमने ग्लूकोज का कोई हमने एक बीकर लिया, हमने उसमें वाटर डाला और उसके बाद हमने उसमें 1 चम्मच उसमें ग्लूकोज डाल दिया, राइट. तो एक नहीं, हमने उसमें 5 चम्मच सपोज डाल दिए, ज़्यादा ही डाल दिया कुछ, ठीक है, तो सॉल्यूट ज़्यादा हो गया. अब हम उसको पीकर देखते हैं, तो हमने देखा कि ये जो लग रहा है टेस्ट में, कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया. अब हम उसका क्या करेंगे, डाइल्यूट कर देंगे, हम उसके अंदर पानी और मिक्स कर देंगे, ऐसे बोलते हैं ना, डाइल्यूट कर दो इसको, मोर डाइल्यूट, ठीक है. इसका मतलब हमने उसके अंदर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा डाल दिया है. तो ये वही कंडीशन है. डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है उसमें, राइट. और सॉल्वेंट क्या हो गया, ग्लूकोज का एग्जाम्पल याद रखो, ग्लूकोज प्लस वाटर का, राइट. थोड़ा सा शुगर है उसमें और ग्लूकोज है थोड़ा सा, और पानी कितना है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोल्यूट, तो उसी को कहते हैं डाइल्यूट. कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है उसमें. इट इज़ द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इज रिलेटिवली लार्ज फॉर ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट. ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाएगा, इतना भी नहीं होगा, लेकिन इतना हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट चाहिए उससे ज़्यादा है, तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, राइट. फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल है, जो एल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो नीट पीते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं. सपोज कोई अल्कोहल लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, 50 ml, सपोज 30 ml के एक पैक के अंदर 100 ml पानी डाल दिया. अब उसको बोलेंगे हम कि ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है. अगर हम उसमें 200 ml पानी डाल दिया, 300 ml पानी डाल दिया 50 ml 30 ml के अंदर, अल्कोहल के अंदर, राइट, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया. तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में आपको फर्क समझ आ गया कि जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है, एज ए is relatively large for a, this is very large for a given mass of a solvent, right. तो सीधी सी बात है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा पानी है और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, या कह लो कि ये भी कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा चीनी डाल दी है गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, राइट. सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए ग्राम which can be dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a particular temperature is called the solubility of the solute. तो solubility of solute क्या है कि हम किसी भी कितना अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ टाइम पे, राइट. एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम उसमें डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी सॉलिबिलिटी है, राइट. तो हमें से इसका जो फॉर्मूला है, सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ए ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. तो यहाँ से सॉलिबिलिटी के फॉर्मूले से सॉलिबिलिटी निकल आ जाएगी. यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में रखना है और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है हमें, राइट, इनटू 100. तो ये क्या हो गया, सॉलिबिलिटी निकल के आती है. द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब सॉलिबिलिटी भी किस पे डिपेंड करती है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पर, किस टाइप का है, राइट, और टेम्परेचर पर. एक पर्टिकुलर, देखो एक टेम्परेचर अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व करते हैं तो वो कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है. अगर हम उसको गर्म करने लग जाए, आप बॉईल कर दो किसी चीज़ को और फिर और डिसॉल्व करते जाओ तो ज़्यादा जल्दी से डिसॉल्व होता है, ठीक है. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है. द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक. यहाँ कंडीशन है कि जब हम कोई भी
सब्सटेंस को डिजॉल्व कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो डिजॉल्व होगा, उतनी ज़्यादा उसकी सॉलिबिलिटी होगी। पर कंडीशन क्या है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, यानी कि चिलिंग होनी चाहिए उसमें प्रोसेस में। चिलिंग मतलब कि वो प्रोसेस के अंदर, एंडोथर्मिक मतलब हीट को अंदर ले लेना अपने, जब जैसे हम कोई, जैसे आप क्या उसको डिजॉल्व करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को डिजॉल्व करते हो पानी के अंदर, तो वहाँ पर क्या है, बबल्स निकलने लगते हैं, हीट होती है, गर्मी निकलने लगती है। लेकिन अगर चीनी को, ग्लूकोज को आप पानी में डिजॉल्व करके देखना तो आपको चिलिंग लगेगा, ठीक है, ठंडा हो जाएगा वो सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा डिजॉल्व होगा, उतना ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी किसी भी सब्सटेंस की। The dissolution of NaNO3, KNO3, NaCl, KCl in water is an endothermic process, so their dissolubility increase with temperature. ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इन चीज़ों को हम सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड या KCl को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, इनकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, राइट। If the process of dissolution is exothermic in nature, the solubility of substance decrease with increase in nature, right? इसका क्या मतलब है कि जब हम, अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसके अंदर हीट निकल रही है, उस प्रोसेस के अंदर अगर कोई हम सब्सटेंस घोल रहे हैं तो हीट निकल रही है, राइट, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन नेचर नहीं आएगा, यहाँ टेम्परेचर कर लो इसको कट करके, तो सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज होगी यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल द सॉलिबिलिटी ऑफ सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट एटसेट्रा डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, घटती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। सो सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट फर्स्ट इंक्रीज अप टू 32 डिग्री एंड देन बिगिंस टू डिक्रीज। पहले तो क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल मतलब जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा, कितना 32 तक अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी उसकी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हीट जनरेट होने लगती है, तो उसके बाद उसकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। Na2SO4.10H2O, ये क्या है, देखिए यहाँ पर पहले तो बढ़ेगी इसकी सॉलिबिलिटी, फिर इसके बाद क्या होती है, घटने लगती है इसकी सॉलिबिलिटी जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज द डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक नेचर। तो यहाँ पर भी देखिए कि जो गैस को, किसी भी गैस को हम जो गैस होती है उसकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, राइट। क्यों होती है, क्योंकि गैस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वहाँ पर हीट निकलती है, राइट। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे हीट निकलेगी वैसे इसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने लगती है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और डिक्रीज होती है, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड देन नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ पर प्रेशर आ गया है। प्रेशर में क्या होता है कि गैस जो होती है, गैस एंड लिक्विड, सपोज वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है, राइट। तो प्रेशर बढ़ता है ना, तब वहाँ जाके क्या होता है, प्रेशर की वजह से सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाती है, राइट। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, राइट, जैसे कि ऑक्सीजन, गैस इन लिक्विड लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जैसे कि पानी में क्या होती है, डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वाटर के अंदर बढ़ जाएगी। तभी तो हमारे जो ओशंस हैं, ओशंस के अंदर क्या होता है, जो फिश है, जो भी एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, गैस इन लिक्विड, यानी ऑक्सीजन इन लिक्विड। पानी के अंदर वहाँ पर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है, गैस ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती है लिक्विड के अंदर, राइट। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। लेकिन जो प्रेशर होता है उसका लिटिल इफेक्ट होता है किसके ऊपर, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, राइट। सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो उसकी जो बेसिकली जो जैसे प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, उसका लिटिल इफेक्ट होगा सॉलिबिलिटी पे। क्यों, क्योंकि सॉलिड जो होता है बेसिकली वो लिक्विड के अंदर हाईली इनकम्प्रेसिबल, यानी कि कंप्रेस नहीं कर सकते हम उसको, राइट। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं करते, लिक्विड कंप्रेस नहीं कर पाएंगे लिक्विड के अंदर, राइट।
लेकिन यहाँ पर आप सॉलिबिलिटी, जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो गैस कंप्रेस होगी और लिक्विड में ज़्यादा डिजोल्व होगी, राइट। अब आता है द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड वाज स्टडी बाय हेनरी साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, राइट, इन 1803 में, एंड इट्स कॉल्ड हेनरी लॉ। इन्होंने क्या बताया था, हेनरी लॉ दिया था। इट स्टेट दैट द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ ए गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इन्होंने जो डेफिनेशन बताई थी उसको हम समझते हैं। इन्होंने बताया था कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस है ना, किसी भी गैस इन लिक्विड, जो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो भी देखो, कोई गैस है, सपोज मैं उसकी सॉलिबिलिटी की बात कर रही हूँ, राइट, तो सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा है दैट मीन प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगी, ये कहना चाह रहे हैं, राइट। तो solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid, right। तो हमें हेनरीज लॉ को याद रखना है कि इसमें क्या बताया है कि जो गैस होती है उसका जो solubility है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, राइट, जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है, लिक्विड की तले, लिक्विड के ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट है, राइट। अब आता है true solution. True solution is a homogeneous solution in which size of the solid particle is less than 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर हमें अभी ये समझना है कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं। ट्रू का मतलब सच्चा सॉल्यूशन, जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल कितने होते हैं, कितना साइज होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है, राइट। तो ये याद रखना है। In true solution, the solid particle and solvent molecule cannot be distinguished even under a microscope। तो जो ये पार्टिकल होते हैं ना सोल्यूट के, अगर आप नमक को पानी में डिसॉल्व करके देखते हो, सोडियम क्लोराइड एग्जांपल है इसका, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, नमक को आप पानी में घोल के देखिए, सोडियम क्लोराइड नमक ही है, राइट। तो सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल के देखो और आप उसके पानी को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हो, तो आपको जो नमक के कण हैं, नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो इतने छोटे 10⁻⁹ मीटर। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन, राइट। अब आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन की बात करेंगे। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज मोर देन 10⁻⁶ मीटर। अब यहाँ पर जो सस्पेंशन है बेसिकली वो एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है कि यूनिफॉर्म मिक्सचर, आपको पूरा एक जैसा दिखाई देता है, जैसे सोडियम क्लोराइड इन वाटर या फिर शुगर इन वाटर। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की, राइट। तो हेट्रोजीनियस है तो ऑब्वियसली वो पूरा एक जैसा तो दिखेगा नहीं, एक जैसा नहीं दिखेगा तो उसके कण दिखाई देंगे, और कण दिखाई दे रहे हैं आपको, अगर आपकी आईज से दिख रहे हैं तो वो क्या हो गए, बहुत बड़े पार्टिकल है। वो कितने हैं, 10⁻⁻⁶ मीटर इन डायमीटर, और ये आपको इजीली दिखाई देते हैं नेकेड आई से, यानी आप अपनी आंखों से देख सकते हो और अंडर द माइक्रोस्कोप भी देख सकते हो। अब आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ द पार्टिकल डिस्पर्स फेज लाइज अबव 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻⁶ मीटर। इसमें जो होता है ना बेसिकली इन दोनों के बीच का साइज होता है उसका, राइट। द कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर्स होते हैं उनसे तो पास हो जाएगा ये, लेकिन एनिमल फिल्टर जो ज़्यादा कैसे होते हैं, ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, उनके पोर साइज बहुत ही छोटे होते हैं, उनसे वो पास नहीं हो पाएगा। द कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई बट दे कैन बी सीन अंडर बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, राइट। तो देखो इन दोनों के बीच का साइज है, ये 10⁻⁻⁹ है, इसको माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकते, 10⁻⁻⁶ को हम माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। और ये वाली कंडीशन कहाँ थी, सस्पेंशन में थी। ये वाली कंडीशन कहाँ थी, ये आपकी थी ट्रू सॉल्यूशंस में। इन दोनों के बीच का साइज है वो क्या कहलाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन, और उनको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आंखों से नहीं बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से हम उनको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, गम, ब्लड, इंक। मिल्क को देखा है आपने कभी, मिल्क कैसा दिखता है, होमोजेनियस ही दिखता है, बट उसके कण जो होते हैं ना वो 10⁻⁻⁹ से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनको हम आईज से नहीं देख सकते, बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको वहाँ पर प्रोटीन के कण दिखाई देते हैं। गम जो ग्लू होती है, ब्लड होती है, ब्लड में सेल्स होती है, वो भी आपको उसके सेल्स भी नेकेड आई से आप ब्लड को नहीं देख सकते, आप देख के बता नहीं सकते इसमें मेरी आरबीसी प्रेजेंट है या डब्ल्यूबीसी मुझे दिख रही है इसमें ब्लड के अंदर, राइट। तो ये कहाँ दिखती है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, और इसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना।
अब आता है डिस्पर्जन सिस्टम। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड, ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड और टाइनी बबल्स ऑफ ए गैस इन सुटेबल मीडियम। तो डिस्पर्जन सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर सब्सटेंस कैसे जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड एनी वाटर, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर भी हो सकती है, और टाइनी बबल्स भी हो सकते हैं, राइट, ऑफ गैस इन ए सूटेबल मीडियम। जो भी उनका मीडियम होगा उसमें वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इज कॉल्ड द डिस्पर्जन सिस्टम। द डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन फेज, वेयर एज द मीडियम इन विच इट इज डिस्पर्स इज नॉट डिस्पर्जन मीडियम। तो देखो जैसे अगर सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स है तो उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, राइट। जैसे सपोज आप ये देखिए डस्ट, राइट, तो डस्ट क्या है, डिस्पर्जन सिस्टम है ना। और मिस्ट यानी फॉग होता है, फॉग बेसिकली फॉग में क्या होता है कि एयर के अंदर क्या हो गई, वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई है फॉग के अंदर। फॉग दिखता है आपको, कोहरा जिसको बोलते हैं। तो वाटर के अंदर क्या, वाटर किस में आ गई, वाटर की छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स इन द वाटर, एयर के अंदर वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है, उसको बोलते हैं फॉग, ठीक है। तो वहां पर डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गई, वाटर की ड्रॉपलेट्स, और जो डिस्पर्जन मीडियम वो क्या हो गया, एयर हो गया। तो ये क्या है, डिस्पर्जन सिस्टम है, एक तरह से डिस्पर्जन सिस्टम बोलते हैं इसको। सॉल्व्स क्या होता है, द कोलाइडल सिस्टम विथ सॉलिड एज अ डिस्पर्स्ड फेज एंड लिक्विड एज अ डिस्पर्जन मीडियम। तो इसमें डिस्पर्जन के अंदर ही सॉल्व होते हैं। सॉल्व्स को हम क्या बोलते हैं, सॉल्व्स बेसिकली है क्या, इसके अंदर आपकी डिस्पर्स जो फेज होगी वो सॉलिड होगी, लिटिल छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे सॉलिड फॉर्म में, राइट। और इसका डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, लिक्विड होगा, राइट। अब एग्जांपल देख लीजिए, रबर्स ग्लव्स आर मैन्युफैक्चरड फ्रॉम ए रबर सोल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो रबर ग्लव्स जो बनते हैं वो बेसिकली कैसे बनाए जाते हैं, रबर सोल से बनाए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये एक एग्जांपल है सॉल्व्स का। और एक एग्जांपल है जो ब्लड होता है, बेसिकली ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है और आरबीसीज होती हैं और डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये क्या है, जो सेल्स हमें दिख रही है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में होती है, राइट। और जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड फॉर्म में, तो वो भी एक सॉल्व का एग्जाम्पल है। पिगमेंटेड इंक भी बोल सकते हैं, राइट। पेंट होता है वो भी एक क्या है, सॉल्व का एग्जाम्पल है। मड जो होता है, मड क्या होता है, कीचड़, वो भी क्या है, सॉल्व का एग्जाम्पल है। अब आता है एरोसॉल्स, द कोलाइडल सिस्टम विद सॉलिड और लिक्विड एज अ डिस्पर्स फेज। यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही क्या हो सकती है, डिस्पर्स फेज हो सकती है। और गैस क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम, राइट। सॉलिड एंड गैस किस में डिजोल्व होगा, गैस में। तो डिस्पर्स फेज क्या हो गई, सॉलिड और लिक्विड, और जो गैस हो गई वो क्या हो गई, डिस्पर्जन मीडियम, नोन एज एरोसोल। इसको एरोसोल्स बोलते हैं। इन स्मोक, देखो एरोसोल से आप याद रख सकते हो, एरो में एयर, एरो का मतलब एयर हो गई, सॉल्स मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, से याद रख सकते हो। इन स्मोक द डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन फेज इज गैस। जो स्मोक होती है बेसिकली धुआं जो होता है, उसके अंदर, धुएं के अंदर क्या होता है, सॉलिड छोटे छोटे कण होते हैं धुएं के अंदर, और वो क्या होता है, डिस्पर्स फेज, ठीक है, वो सॉलिड कण होते हैं। और जो डिस्पर्जन मीडियम हो गया वो क्या हो गया, आपका गैस हो गया। इन फॉग डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज अ गैस। तो यहाँ पर भी फॉग भी एक एग्जांपल है। यहाँ पर डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड, जो मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे लिक्विड, फॉग के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, और किस में होती है, वो गैस के अंदर, एयर में होती है, राइट। एयर क्या है, आपकी गैस ही है। तो ये क्या हो गया, डिस्पर्स फेज इज अ लिक्विड, वाटर बोल सकते हो, वाटर ड्रॉपलेट, एंड डिस्पर्जन मीडियम इज ए गैस, यानी कि एयर। ये एग्जांपल हो गया फॉग इज ए एरोसोल। When dispersion medium in what is water, alcohol or benzene, then aquasol or hydrosol, alcohol और benzosol respectively। अब देखिए, अगर डिस्पर्जन मीडियम आपका वाटर हुआ तो हाइड्रोसोल बोलेंगे, अगर अल्कोहल हो गया तो एल्कोसोल बोलेंगे, अगर बेंजीन है तो बेंजोसोल बोलेंगे, राइट। तो आपको एक्वासॉल से, तो देखो एक्वा क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल बोलते हो ना, एक्वेटिक क्या होता है, जलीय, तो एक्वासॉल हो जाएगा, या इसको हाइड्रोसॉल भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन होता है ना, हाइड्रा बोलते हैं ना, हाइड्रोसॉल वाटर से रिप्रेजेंट करता है ये इसको। अल्कोहल क्या हो गया, एल्कोसोल बोलेंगे, अल्कोहल अगर डिस्पर्जन मीडियम है। बेंजीन है तो बेंजोसोल। फोम इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज इज अ गैस एंड डिस्पर्जन मीडियम इज अ लिक्विड। यहाँ पर फोम क्या है, फोम के अंदर जो डिस्पर्स फेज होगी वो क्या होगी, गैस हो जाएगी, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया, लिक्विड हो गया। फोम के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, फोम का एग्जाम्पल हो गया विप्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, राइट।
तो ये क्या एग्जाम्पल है फोम के। ब्राउनियन मूवमेंट की बात करेंगे, द कॉन्टिन्यूस zigzag मूवमेंट ऑफ ए कोलाइडल पार्टिकल इन द डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड द कोलाइडल सॉल्यूशन, मीडियम इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट किसे बोलते हैं? जो कोलाइडल पार्टिकल आपके डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिसॉल्व हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या करते हैं, zigzag मूवमेंट करते रहते हैं, उसको ही हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। इट इज ड्यू टू द अनइक्वल बोम्बार्डमेंट ऑफ द मूविंग पार्टिकल ऑफ ए डिस्पर्जन मीडियम ऑन कोलाइडल पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनइक्वल बम्बार्डमेंट हो रही है, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल टकरा रहे हैं किससे, कोलाइडल पार्टिकल से, इसलिए कोलाइडल पार्टिकल क्या कर रहे हैं, zigzag मूव कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ये देखिए ये ब्राउनियन मोशन है। यहाँ पर देखिए कोई सोल्यूशन है, सपोज यहाँ पर देखो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड पार्टिकल, वो क्या करते हैं, इधर उधर zigzag मूवमेंट करते हैं। इस पार्टिकल पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ये इधर गया फिर इधर आया, इस तरीके से, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ ब्राउनियन मूवमेंट। अब नेक्स्ट इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द कोलाइडल पार्टिकल कैन बी सीन। अब देखिए ये जो इफेक्ट दिखाई देता है, अगर हम बीम ऑफ लाइट, एक टॉर्च लेके किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर डालेंगे तो वहाँ से हमें क्या दिखती है, बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है, राइट। पास होती हुई लाइट दिखाई देती है, ये इजीली पास करता है लाइट को। लेकिन अगर सॉल्यूशन से करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर करेंगे तो नहीं होगा, राइट। सिंपल जो सॉल्यूशंस होते हैं उस पे नहीं होगा, लेकिन कोलाइडल पे होता है ये। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। द टिंडल इफेक्ट अराइज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। जो लाइट होती है वो क्यों दिखाई देती है, क्यों पास होती है, क्योंकि वो स्कैटर हो जाती है कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू, राइट। तो इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। यहाँ देखिए ये क्या है, एक सिंपल सॉल्यूशन है, और ये क्या है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, यानी कि मिल्क जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व है, और ये सिंपल आपका सॉल्यूशन है, प्लेन। सपोज समझ लो यहाँ NaCl है। तो फ्लैश ऑफ लाइट अब जब पास करते हो तो यहाँ से आपको नहीं दिखती लाइट पास होती हुई, लेकिन यहाँ से आपको दिखाई देती है। इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट है उन्होंने इस लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया, इजीली पास होने दिया, राइट। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल ऑफ कोलाइड फ्रॉम दोज क्रिस्टलॉइड्स बाय डिफ्यूजन ऑफ ए मिक्सचर थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। यानी कि एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू हम क्या करेंगे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको छानते हैं, और वहाँ से हमारे कोलाइड्स जो होते हैं बेसिकली सॉलिड पार्टिकल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस, एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन इज कॉल्ड द इट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कोलाइडल सॉल्यूशंस का ही यहाँ पर प्योरिफिकेशन होता है, राइट। तो डायलिसिस के थ्रू, डायलिसिस क्या है, बेसिकली इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स, या हम कह सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल, सॉलिड कोलाइडल पार्टिकल्स को मेम्ब्रेन के थ्रू हम अलग कर देते हैं, और इसमें क्या होता है, प्योरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं डायलिसिस। यहाँ पर हमें एक और अच्छा एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे कि हीमोडायलिसिस। जब किडनीज किसी की नॉन फंक्शनल होती है तो आर्टिफिशियली किडनी का जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ब्लड से कैसे रिमूव किए जाते हैं, एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलाइजर, और हीमोडायलिसिस वो प्रोसेस करती है, और उसके थ्रू क्या होता है कि जितना भी ब्लड होता है, ब्लड क्या है आपका, कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, कोलाइडल मिक्सचर ही है, ठीक है। तो ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सब कहाँ से निकल जाते हैं, थ्रू दिस प्रोसेस, और उसमें आर्टिफिशियल किडनीज का यूज होता है, और आर्टिफिशियल किडनी को क्या कहा जाता है, हीमोडायलाइजर, राइट। तो ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, डायलिसिस के प्रोसेस पे, राइट। अब आता है कोगुलेशन। तो कोलाइडल पार्टिकल्स आर आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू द कोलाइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन टेक अप द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ऑफ द एडेड इलेक्ट्रोलाइट एंड गेट न्यूट्रलाइज, and the ion responsible for the neutralization of charge on colloidal particle is called the coagulation, right। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन आपके पास मिक्सचर है, उसमें क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो उसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब उनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स जब लगाया जाता है तो क्या होता है, बेसिकली जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, लेकिन वो अपोजिट चार्ज पे जाते हैं, राइट। जैसे कि आपका पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे जाएगा,
कैथोड पर जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज जो होता है ना, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि वो नेगेटिव पे जाएगा, पॉजिटिव पे तो नहीं जाएगा, राइट। पॉजिटिवली चार्ज हमेशा अपोजिट पे जाता है, तो कैथोड होता है ना। तो कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज पे जाएगा। अब नेगेटिवली चार्ज जो आयन होंगे वो कहाँ जाएंगे, एनोड पर जाएंगे, वो पॉजिटिव वाले पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं आयंस, राइट, पार्टिकल जिसपे डिफरेंट चार्ज होता है। नेगेटिव वाले जाएगा पॉजिटिव पे और पॉजिटिव वाला जाएगा पार्टिकल नेगेटिव पे, राइट। तो उससे क्या होगा ना, और ये क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वहां जाके, राइट, न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पे गया तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, उस पर कोई चार्ज ही नहीं रहा, ठीक है। और उस पर चार्ज नहीं रहा तो वहां पर कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है कोलाइडल पार्टिकल की। कोगुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, राइट। जैसे कोगुलेशन हम उसमें भी पढ़ते हैं ना कि हमारा ब्लड कोगुलेशन, राइट। तो ब्लड कोगुलेशन में होता क्या है, बेसिकली बहुत सारे प्रोटीन्स आके इकट्ठे हो जाते हैं और एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, ठीक है। उसको फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली। तो ऐसे यहाँ पर भी हुआ, जब वो न्यूट्रलाइज हो गए तो वो मूव नहीं करेंगे और वो क्या बना लेंगे, एक थक्का जैसा बना लेंगे, कोगुलेट हो जाएंगे वो पार्टिकल्स वहां जाके, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। कोगुलेशन बोलो या फिर फ्लॉक्यूलेशन, एक ही बात है। इसमें क्या हो गया, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं बेसिकली वो क्लम्प बना लेते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, है ना। तो उसको बोलते हैं कोगुलेशन हो जाना। अब आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टुवर्ड्स अ पार्टिकल इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रोड पे चल जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो तो वो मूव करने लगेंगे और इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कैथोड पर जाते हैं, और नेगेटिवली चार्ज कहाँ जाएंगे, एनोड पर जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। सिंपल सा इसमें एग्जांपल है, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, बेसिकली कोई भी अप्लाई कर दो आप, कोलाइडल सॉल्यूशन रख दो और उसके बाद उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, ठीक है। उसमें करंट पास करा दो। तो क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव वाले नेगेटिव पे चले जाएंगे इलेक्ट्रोड पे, और नेगेटिव वाले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कहते हैं, जैसे पॉजिटिव वाला किस पे गया, कैथोड पर गया। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, दैट मीन इट मूव्स टू द नेगेटिव साइड, राइट। कैथोड क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, राइट। और नेगेटिवली चार्ज जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ, यानी वो क्या हो गया, एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड। पॉजिटिवली चार्ज उसको बोल देंगे हम पॉजिटिवली चार्ज, क्या बोलते हैं उसको, पोल को, मतलब इलेक्ट्रोड हो गया वो एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो यहाँ पर देखिए इजी है, सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसी भी कोलाइडल पार्टिकल के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और वहाँ पर आपके जो सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट थे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा। सिंपल है, इजी है, बस इतना ही आपको याद रखना है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, राइट। तो अभी देखिए हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट इज हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, विच वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड thank you very much, and if you find it good, then please share it.